हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 6। इससे पहले वाले जो वीडियो में तुमने देखा था वो विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, उनके बारे में देख लेता। और उससे जस्ट आगे हमने देखा था कि SHE होता क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो क्या होगा और उसकी कार्यप्रणाली कैसे है, उसका यूज क्यों किया जाता है। आज के हम इस वीडियो टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो SHE यूज में लिया गया था वो SHE का आगे क्या उपयोग में लिया, यानी कि वो उपयोग क्यों किया जाता है SHE का, आज हम इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। हमने पहले ही बताया था कि SHE के माध्यम से जितने भी सारे इलेक्ट्रोड होते हैं, जितनी सारी धातुएं होती है, तत्व होते हैं, उनके सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए जाते हैं। SHE होगा, उसके सापेक्ष किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को रख दिया जाएगा और SHE के माध्यम से वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है, उसी वोल्ट मीटर रीडिंग के आधार पर वो इलेक्ट्रोड यानी EMF कैलकुलेट कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसको एक हम किसी कागज पर लिखकर रख देते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें कि जितने भी सारे इलेक्ट्रोड हैं, उन सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके एक जगह रख लिया गया। फिर उसके बाद में उन सभी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी उसके घटते या बढ़ते क्रम के अंदर हम उसको अरेंज कर देते हैं, तो हमें एक सीरीज मिल जाती है, एक श्रेणी मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है, हम इसमें ये कह सकते हैं, इसकी परिभाषा दी जा सकती है कि वह श्रेणी जिसमें तत्वों या धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक कंडीशन में होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोड विभव के मानों को चाहे घटते या बढ़ते क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है, तो हम उसको एक ऐसी श्रेणी यानी सीरीज कंप्लीट होती है जिसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हमारे सामने जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसको हमने इस प्रकार से अरेंज किया, चाहे तो कैसे भी लिखा जा सकता है, ये लिथियम से स्टार्ट होकर फ्लोरीन तक खत्म होती है, चाहे तो हम इसको फ्लोरीन से स्टार्ट करके लिथियम तक भी लिखा जा सकता है। और इसकी यहाँ आगे जो सारी वैल्यूज लिखी हुई है, वो सारी की सारी वैल्यूज इसकी SRP को डिनोट कर रही है। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि मानक अपचयन विभव। ये सारे के सारे पोटेंशियल जो निकाले गए हैं वो सब SHE की बेसिस पर निकाले गए थे। हमने कहा था कि SHE की बेसिस पर हम सारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसको एक जगह लिख देते हैं और उनको सही तरीके से अरेंज किया जाए तो हमें सीरीज मिलती है। उसी सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखना बच्चों, ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसके बेसिस पर खूब सारे प्रैक्टिकल किए और बहुत सारी रिसर्च भी इसी के बेसिस पर हुई है। तो हमने ये जो कैलकुलेशन की है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने किसी केमिकल्स की नेचर क्या होती है उसके बारे में भी इसके जानने में ये हेल्प मिलती है। किसके बेसिस पर? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर। तो बेटा इसको ध्यान से समझना, यहाँ जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसके द्वारा मिलेगा। हमारे को ये वैल्यू याद रहे ना रहे उससे कोई जरूरी नहीं है। किसी एग्जाम में न्यूमेरिकल दिए भी जाते हैं तो वहां न्यूमेरिकल्स के अंदर इनकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई होती है। हमें किसी भी प्रकार से किसी इन वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वैल्यू को यहाँ इसलिए लिखा है ताकि हम इस सीरीज को बता सकें कि ये असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। बट अब इससे उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हमने इसको असेंडिंग में लिखा डिसेंडिंग में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने पहले ही कह दिया कि उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या तो हम घटते क्रम में लिखें या बढ़ते क्रम के अंदर लिखें। तो हमने इसको यहाँ पर जो लिखा इसके असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, उसके बढ़ते क्रम के अंदर लिखा। चाहे तो उल्टा भी लिखा जा सकता है, फ्लोरीन को फर्स्ट में लिखे लिथियम को लास्ट में लिखे, तो ये ऑर्डर वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हमें सिर्फ एक सीरीज ही चाहिए। अब यहाँ पर एक वर्ड नया आ रहा है हमारे SRP है। चुन में एक वर्ड पहले आ चुका है। हमने जब इलेक्ट्रोड विभव के बारे में डिस्कस किया था तो वहां हमने इसकी लगभग बारे में बता चुके थे कि SRP होती क्या है, यानी कि एक वर्ड आया यहाँ पर SRP। ठीक है, इस वर्ड को अच्छी तरह समझना, क्योंकि इसके जितने भी सारे एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग का मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ काम आ रही है, वहां पर ये SRP वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा। उसके अंदर ही हम आंसर में SRP शब्द का यूज करेंगे और आंसर भी जो देंगे वो SRP के बेसिस पर ही दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस SRP वर्ड को समझना और इस SRP का मीन्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज SRP तो है, तो हमें इस SRP को समझना है। तो जैसा कि अगर हमने पहले कहा था कि जब हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने दो बेसिस पर कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर अप्लाई करें, यानी कि मानक स्थिति अप्लाई करें, तो शायद हम यहाँ कह देंगे कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। और अगर दूसरा पोटेंशियल देखें जो रिडक्शन पोटेंशियल था, उसमें भी अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करें, वो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है हमारी? वही टेम्परेचर, प्रेशर और मोलरिटी। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और मोलरिटी 1 m सॉल्यूशंस की होनी चाहिए। दैट मींस अगर हम वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लगाते हैं तो वो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि वो का वही है एसआरपी। अगर हमने नहीं है तो पीछे वाले वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि वो एसआरपी होता है क्या। फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ एसआरपी हो क्या है। देखना, एसआरपी का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन, और पी का मतलब हमारा हो जाएगा पोटेंशियल, यानी कि मानक अपचयन विभव। ठीक है, ये हमारे काम है और सारी वैल्यू एसआरपी है। अब कैसे, अब इसमें इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि किसी के भी रिड्यूस होने की जो माप है, यानी कि वो कितना रिड्यूस हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कितना रिड्यूस हो सकता है, कितना अपचयित हो सकता है, इसकी कितनी पावर है रिड्यूस होने की, बस उसी पावर को तो हम कह रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, ये हम समझ सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल है क्या, यानी यहाँ पर किसी को ये नहीं पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, या फिर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर वो क्या होती है, तो वो थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, मैं समझा देता हूँ कि ऑक्सी कारक और अपचायक, ठीक है, ये दोनों है क्या, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग मेटल और रिड्यूसिंग मेटल, ये दोनों मेटल्स हैं क्या। मतलब ये कुछ केमिकल्स ही हैं, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, बट हमें भी इतना सा ध्यान रखना है कि ऑक्सीकारक और अपचायक होते क्या है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऑक्सीकारक और अपचायक को समझने के लिए हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानना चाहिए कि हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन क्या होता है, मतलब ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इन दोनों के बारे में समझना है। ठीक है, तो हम उनको समझा देते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक और ये भी दो कोई मेटल, दो पदार्थ हैं, उन दोनों पदार्थ के अंदर यहाँ पर ए और बी जो है, यहाँ से रिएक्शन होती है और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, ए के द्वारा बी को ट्रांसफर कर दिए गए। ए जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है बी के, तो हम यहाँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर रहा है, यहाँ पर डोनेट जो कर रहा है वो ए है और गेन कौन कर रहा है, यानी रिसीव जो कर रहा है वो बी है। तो ए डोनेट यानी देने वाला। तो किसी रिएक्शन से हम इसकी रिएक्शन को अगर कहें कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका है। यदि हम यहाँ कहें कि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो उस पर तो होता है ऑक्सीडेशन। हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। और इस पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जिस किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो वहां पर वो अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ कहें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये ऑक्सीकारक। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अच्छी तरह से समझना। जिसमें ऑक्सीकरण होता है वहां पदार्थ अपचायक होगा और जहां अपचयन हो रहा है वहां ऑक्सीकरण। मतलब इनकी परिभाषा के दी जा सकती है, सिर्फ इतना सा समझना है। अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले जो होते हैं वो अपचायक होते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले जो होते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं।
ये सारा जो अगर हम ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक ये सब कुछ जो है हम एक चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो लेसन नंबर 8 11th के अंदर है वो डिस्कस किया जा चुका है। क्योंकि 12th के अंदर हम इस चीज को डिस्कस करने बैठेंगे तो शायद ये वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी सिर्फ हम नॉलेज के लिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि जो मेटल यानी कोई रासायनिक पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वो ऑक्सीकारक, और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं वो होते हैं अपचयक। बस इतना सा ध्यान रखना है इसके बारे में। तो अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि वो ये क्या है, एसआरपी क्या होता है। अब एसआरपी के बारे में डिस्कस करना, तो हमने ये कहा कि किसी के रिड्यूस होने की माप, किसी पदार्थ के अपचयित होने की माप। बच्चों इस पर ध्यान देना, माप लिखा मैंने, मेजरमेंट कि कौन कितना अपचयित हो सकता है, उसकी पावर कितनी है अपचयित होने की, बस वही है एसआरपी। तो अब यहाँ पर देखना, हमने जो एसआरपी वैल्यूज लिखी ये नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ आ रही है। मतलब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर देखें तो अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन जाने पर एसआरपी वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इंक्रीज हो रही है, एसआरपी इंक्रीज हो रही है। देखना यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है -3.05 वोल्ट और यहाँ पर जो है वो एसआरपी प्लस 2.87 वोल्ट। तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। तो हम अप टू डाउन, हमारे यहाँ ये जगह नहीं थी वरना मैं इस टेबल को थोड़ा नीचे बना देता, ये कंप्लीटली स्ट्रेट बनेगी। यहाँ जगह नहीं होने की वजह से मैंने इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से ध्यान रखना ये नंबरिंग चली हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंटिन्यू स्ट्रेट में। तो अप टू डाउन जाने पर यहाँ एसआरपी इंक्रीज हो रही है। अब एसआरपी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें ये एसआरपी में ये लिथियम के बारे में अगर कहें तो लिथियम जो है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके और यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर क्यों निकल रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी इसकी नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को कि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया। अगर मैं यहाँ फ्लोरीन की बात करूँ, जैसे कि फ्लोरीन है, तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके F- बना देता है। तो देखना किसी की इलेक्ट्रॉन के अपचयित होने की मात्रा, अपचयित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने ग्रहण करने की माप कितनी ज्यादा है, कितनी पावर, दोनों में अगर देखे जाए तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की पावर किसमें ज्यादा है, हमें पता है इसके अंदर फ्लोरीन के अंदर। फ्लोरीन एक ऐसा सब्सटेंस है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कि इससे ज्यादा बेटर कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब इससे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसी की नहीं। कुछ साइंटिस्ट थे जो इसको शायद ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ऑक्सीडाइज करने का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश जो कर रहे थे उसके चक्कर में अपनी जान गवा बैठे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता नहीं। इसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, देना पसंद नहीं। ये बैठा ही इलेक्ट्रॉन लेने के लिए है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा है। रिड्यूसिंग पावर यानी कि स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल इसका सबसे ज्यादा है, इसलिए तो हमने ये कह दिया। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बेटा, अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन देते भी हो तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन देना है मुझे। क्यों देना है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो अपना नोबल गैसेस जो कॉन्फ़िगरेशंस है यानी कि अक्रिय गैस विन्यास वाला कॉन्फ़िगरेशंस वो ग्रहण कर लेगा। तो ये दोनों यही चाहते हैं। हर एक एटम्स या एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर ये चाहता है कि वो लास्ट के अंदर जो नोबल गैसेस वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्रहण कर ले। तो यहाँ पर भी ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके नोबल गैस यानी कि हीलियम वाला, और ये क्या करता है नियोन वाला, इनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस ग्रहण कर लेता है। तो यह यहाँ पर ध्यान रखना कि इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है और इसकी रिड्यूसिंग पावर जो सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी। तो इसीलिए तो हमने कह दिया ऊपर से नीचे आने पर। अब यहाँ अगर हम इस चीज को समझ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसआरपी ज्यादा होगी। अब ये एसआरपी के बेसिस पर हम सब कुछ सोल्व करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। अब जैसे अगर हम यहाँ देखें, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि हमने हाइड्रोजन को लिखा हुआ है।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन। अगर हमें याद होगा कि हमने SrP यानी कि जब SHE निकाला था तब हमने कहा था इसका कितना माना था, स्वेच्छा से मन से मान ले कि इसका 0 ही होता है, तो यहाँ भी 0 ही मान लो, वास्तव में 0 ही होता है। तो यहाँ पर 0 है और इससे ऊपर की तरफ जो वैल्यू आएगी यानी कि 0 से ऊपर की तरफ जो वैल्यू लिखी हुई है वो सारी नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है और 0 से नीचे वो सारी पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमने SHE के बेसिस पर जब पहले सोल्व किया था तो हमने कहा था कि जब SHE को इनके साथ रखा तो नेगेटिव वोल्टेज आया था, SHE को इसके साथ रखा पॉजिटिव वैल्यू आई थी हमारी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव आया है वो इसके बेसिस पर ही आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है। अब हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी सारे हैं वो नेगेटिव है और ये नीचे पॉजिटिव। अब इसके अंदर इस SHE का यानी कि हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं इसका यूज कहाँ होता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना कि यहाँ लिथियम सबसे टॉप पर है, फ्लोरीन सबसे डाउन की तरफ है। अप टू डाउन जाने पर SrP इंक्रीज हो गई है और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी वैल्यूज है वो सारे नेगेटिव है और उससे नीचे सारे पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये, तो हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। याद रखना, हाँ ध्यान ही रहे कि ये सारी जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर है, हम इसको ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, हम इनको ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, ये पर्टिकुलर एक ही सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। हाँ ये वैल्यू याद रहे ना रहे कोई जरूरी नहीं है, ये वैल्यू याद रहे या ना रहे कोई जरूरी नहीं है। न्यूमेरिकल्स इससे जो बनते हैं तो उस समय ये सारी वैल्यूज दे दी जाती है, इसलिए फिक्र नहीं करना है कि हमें ये वैल्यू याद नहीं हो रही है, रटने की कोशिश भी नहीं करना है, ये अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगी। बट हाँ इनका सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू याद होना चाहिए। इसमें ध्यान ये भी रखना है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जितने भी सारे मेटल्स आ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एनोड की तरह बिहेव करते हैं और नीचे आने वाले वो कैथोड की तरह बिहेव करते हैं। ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा ये एनोड की तरह ही बिहेव करेंगे और ये कैथोड की तरह बिहेव करेंगे। जिससे अगर हमें याद है कि हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था तो हमने वहां पर जो इलेक्ट्रोड लगाए थे तो यहाँ जिंक का लगाया था, यहाँ कैथोड का लगाया था। तो यहाँ पर जो जिंक का लगाया है, कैथोड का लगाया, सॉरी कॉपर का लगाया, तो उस स्थिति में जिंक किसकी तरह बिहेव करा था, एनोड की तरह, और कॉपर किसकी तरह बिहेव करा था, कैथोड की तरह। तो सीधी सी बात है, हमारा कॉपर जो है वो यहाँ है और जिंक जो है हमारा इस जगह, तो ये हाइड्रोजन से ऊपर है इसी वजह से। हाँ तो ये भी हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे एनोड की तरह बिहेव करेंगे, बट ये ध्यान रखना जो ऊपर की तरफ आया था, अगर मैं दोनों के मानूं कि ये दोनों एल्यूमिनियम और मैग्नीज, उन दोनों में से एनोड कौन होगा। अगर हम दोनों का सेल बनाना चाहें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम बनाएं तो दोनों में से एनोड कौन होगा। तो मैंने ये कहा जस्ट अभी जो ऊपर की तरफ होगा, जो ऊपर की तरफ, इन दोनों से ऊपर कौन है, एल्यूमिनियम, तो ये हमारा एनोड की तरह बिहेव करेगा और ये हमारा कैथोड की तरह। जो ऊपर होगा वो हमेशा एनोड होगा, बट ये सीक्वेंस इसलिए मैंने कहा याद होना चाहिए। यहाँ अगर हम इसमें कहें इन दोनों में बताओ कि कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो सीधी सी बात जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो बेरियम, वो हमारा एनोड की तरह बिहेव करेगा और ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर भी सिर्फ वही है, अगर हम दोनों का सेल बनाए, जैसे हमारे पास इन दोनों का सेल बनाए तो आयोडीन एनोड की तरह बिहेव करेगा और ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हुई और इसके बारे में कुछ जनरली ये बातें हुई। तो इसमें ध्यान ये रखना है SrP के बारे में कि SrP क्या हो रही है और उसको कैसे याद रखें, ठीक है। इन सारे वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो लिथियम, अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये हमारे कहाँ कहाँ यूज है, इसके अनुप्रयोग क्या है, कहाँ काम आ रही है। भाई हम इसको रट तो लेंगे लेकिन हमें याद भी तो होना चाहिए कि ये कहाँ काम आ रही है। हाँ इसकी बेसिस पर हमने बहुत सारी जो रिसर्च भी की है वो भी हुई, जिसे अगर हम इसके बारे में बताना चाहें कि हमें ये बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा अपचायक होगा और कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होगा। क्या हम इसके बेसिस पर बता सकते हैं कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है? इसके बारे में भाई कि यहाँ हमने ये बना तो दिया, SrP के बेसिस पर बताया जा सकता है। अभी जस्ट मैंने ये डिस्कस किया था कि लिथियम
जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बैठा है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। जबकि हम एसआरपी में इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर रखेगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिड्यूस वो, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो तो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक, सॉरी अपचायक होता है, रिड्यूसिंग होता है। तो यहाँ पर अपचायक कौन है, लिथियम, और ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। हम स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं प्रबलतम, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर लिथियम से बड़ा अपचायक कोई नहीं और फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीकारक कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये रिसीव करेगा, गेन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन ग्रहण करने की माप जो कहलाती है वो कहलाती है उसकी रिड्यूसिंग पावर। तो इसकी जिसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी वो ऑक्सीकारक होगा, मतलब किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। और दूसरा क्या होगा, अपचायक, जो दूसरे को क्या करेगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ ये अपचायक दूसरे को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा, यानी रिड्यूस करेगा, सॉरी दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हम कह सकते हैं ये लिथियम के बारे में और उसका, तो इसका बड़ा सा ध्यान रखें। हम इस एसआरपी के बेसिस पर, इस इलेक्ट्रोकेमिकल के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिथियम वो सबसे ज़्यादा अपचायक होगा और सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा हमारा फ्लोरीन। तो ये हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।